Assalamu alaikum class. I hope you all are fine and you all are doing well. So our next topic is the role of chlorophyll and light plus limiting factors. तो आज का टॉपिक हमारे पास ये है. तो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द टॉपिक. ओके जी, सो मूविंग टूवर्ड्स द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो. तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट प्लस लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस. सो स्टार्टिंग विद द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट के फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का और लाइट का क्या रोल होता है, इस टॉपिक में ये स्टडी करना है. सो लेट्स रीड आउट द पैराग्राफ. सनलाइट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल. पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है प्लांट सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करेगा बाय विच दैट इज़ क्लोरोफिल. ठीक है. इट इज़ दैन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विच डिराइव्स द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. अब देखें, क्लोरोफिल ही लीफ के अंदर एक ऐसा पिगमेंट है जो सन से आने वाली सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसी के थ्रू सारी फोटोसिंथेसिस होगी. ठीक है. सबसे पहले क्लोरोफिल ने सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद वो एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जो कि आगे बाकी तमाम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करेगी. ओनली अबाउट 1% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सर्फेस इज एब्जॉर्ब. अब देखें, सनलाइट से जितनी भी एनर्जी आ रही है उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी जो लीफ सरफेस पे गिर रही है ना वो एब्जॉर्ब होगी सिर्फ. ठीक है. ओनली अबाउट 1% ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. द रेस्ट इज़ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड. और जो बाकी लाइट होती है ना वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है या इधर उधर ट्रांसमिट हो जाती है. ठीक है. The light rays of different wavelengths are not only differently absorbed by photosynthetic pigments but are also differently effective in photosynthesis. अब देखें, पिगमेंट्स बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं. पिगमेंट क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है. ठीक है. और क्लोरोफिल डी भी होते हैं समटाइम्स. अब लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो क्लोरोफिल ए है फोटोसिंथेसिस में. ठीक है. बाकियों को हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं. सही. तो अब लाइट में ना हर लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ होती है. ठीक है. और डिफरेंट वेवलेंथ लाइट की जो होती हैं वो डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं. यानी हर पिगमेंट स्पेसिफाई है कि वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है. द ब्लू एंड रेड लाइट्स कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस. अब ब्लू और रेड लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं. सनलाइट से जो आपको लाइट मिल रही है ना उसमें बहुत सारे कलर्स हैं. ठीक है. जो आप रेनबो बनते हुए देखते हैं ना उसमें कितने कलर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सनलाइट में वो तमाम कलर्स होते हैं. लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो कलर कर रहा होता है, जो लाइट सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही होती है वो ब्लू और रेड लाइट होती है. ठीक है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड फोटोसिस्टम. अब लीफ के अंदर जो आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं. ठीक है. उन क्लस्टर्स को हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ये मैंने पीछे लेक्चर में डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ होती है, क्या होती है. ठीक है. अब उसी मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स छोटे छोटे क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज है जिन्हें हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स. क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. वही बात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है और बाकियों को हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं. ठीक है. कैरोटीनॉइड्स हैं, ये भी पिगमेंट है लेकिन ये येलो ब्राउन रेड इस तरीके के कलर्स जो अपीयर होते हैं ना लीव्स में या फ्रूट्स में अक्सर, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स मेनली ब्लू एंड रेड लाइट. सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लू और रेड लाइट होती है, याद रखिए. ठीक है. सम वेवलेंथ्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए आर वेरी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब बाय एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड वाइस वर्सा. अब कुछ लाइट की कुछ वेवलेंथ्स ऐसी भी होती हैं जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं करता. जब क्लोरोफिल ए नहीं करता तो उसे दूसरे पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. इसी तरह जो एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं करते उन्हें क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक. केल्विन वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ इन 1961 फॉर हिज वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. केल्विन को फिर नोबल प्राइज़ दिया गया था 1961 में क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस पे जो बहुत डिटेल काम किया था उसकी वजह से उसे नोबल प्राइज़ से नवाजा गया था. इन डार्क रिएक्शंस 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दीज हाइड्रोजन फ्रॉम दिस रिडक्शन. अब जब हमने डार्क रिएक्शन में पढ़ा जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा था तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन्स यूज़ हो रहे थे वो कहाँ से आए थे ये पूछा जा रहा है. तो मैंने आपको पहले ही उसमें ही बता दिया था कि लाइट ने वाटर की भी फोटोलिसिस की है. ठीक है. वाटर की जब फोटोलिसिस की है तो हाइड्रोजन आयंस भी अलहदा हो गए और ऑक्सीजन भी अलहदा हो गई. ठीक है. तो वो हाइड्रोजन आयंस कहाँ से आए थे, वो वाटर से ही आए थे, यही पूछा जा रहा है इसमें. सही. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस. अब लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट रिएक्शन. अब कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी एब्सेंस या डिफिशिएंसी की वजह से किसी भी मेटाबॉलिक रेट
किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन का रेट कम हो तो वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी कमी या ना होने की वजह से किसी भी रिएक्शन में कमी आ जाए उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अब फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, वाटर की अवेलेबिलिटी, ये सब लिमिटिंग फैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस पे, ये देखते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसका रेट या उसकी वेलोसिटी लाइट इंटेंसिटी के साथ वेरी करती है। इट डिक्रीजेज एट लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेज। अगर लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा, अगर लाइट ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। हाउ एवर एट मच हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, एक ऑप्टिमल रेंज से ज़्यादा हो गई है, तो फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या फैक्टर्स आ रहे हैं। अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस को पहले तो चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, ठीक है। अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है तो लाइट जो लीव्स पे पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लाइट जब लीव्स पे पड़ती है तो समटाइम्स लीफ को सन बर्न हो जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा लीफ डैमेज हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लीफ में ब्राउन सा पैच आया हुआ होता है। वो क्यों आया हुआ होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की वजह से लीफ को सन बर्न हो जाता है। जब लीफ को पूरा सन बर्न हो चुका है इसका मतलब है कि उसका क्लोरोफिल डैमेज हो चुका है। अगर उसका क्लोरोफिल डैमेज हो चुका है तो अल्टीमेटली लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, सही। मोर ओवर अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्लांट में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा हो रहा होगा, तो पानी की कमी आ जाएगी, ठीक है। अगर पानी की कमी आ जाएगी तो अब देखो एक चीज़ ज़्यादा दी गई, लाइट एनर्जी ज़्यादा दी गई, लेकिन पानी की कमी आ गई, तो तब भी अगर एक फैक्टर भी इसमें कम है तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा या उसमें वेरिएशन आ जाएगी, सही। अब हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाती है। इट इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड ओवर अ लिमिटेड रेंज। और फिर यही प्रोसेस इंक्रीज भी होता है अगर टेम्परेचर को एक लिमिटेड रेंज तक इंक्रीज किया जाए। देखिए नॉर्मली हमारे पास जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो स्टोमेटा ओपन रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है ऑटोमेटिकली समटाइम्स स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसको अक्सर हम कहते हैं मिड डे क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, यानी दिन के टाइम पे अक्सर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म तो पूरा अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है 35 से इंक्रीज़ कर जाता है तो स्टोमेटा समटाइम्स दिन के टाइम बंद हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर अपने लेवल पे आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो स्टोमेटा दोबारा से ओपन भी हो जाते हैं। दूसरा ये कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्लांट में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी अल्टीमेटली ज़्यादा होने शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी ट्रांसपायरेशन के ज़रिए प्लांट से निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल रहा है तो रूट्स नीचे ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब भी कर रही हैं, लेकिन टेम्परेचर लाइट इतनी ज़्यादा है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी जितना पानी एब्जॉर्ब हो रहा है उससे ज़्यादा पानी लीफ से निकल रहा है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। टेम्परेचर ज़्यादा है इसी वजह से। तो अगर पानी की कमी आ गई, प्लांट में पानी की कमी आ गई है, तो अब जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड नहीं हो सकते, तो स्टोमेटा ओपन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस फिर नहीं हो सकता या उसमें वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। बट इफ़ लाइट इंटेंसिटी इज़ लो, लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी कम है और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट इंटेंसिटी बिल्कुल कम दी हुई है और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जा रहा है तो फिर इसका बहुत कम इन्फ्लुएंस होगा, यानी बहुत कम इफेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस पे। दूसरा ये कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा की बात की गई है ना, लेकिन अगर टेम्परेचर कम भी हो जाए, ज़ीरो पे भी चला जाए, ठीक है, ज़ीरो पे अगर चला जाता है लेट्स सपोज, तो क्या हो जाता है कि पानी जो है ज़ीरो पे तो आपको पता है कि बर्फ़ बननी शुरू हो जाती है, तो फिर जो वाटर है वो आइस फॉर्म में आ जाता है। आइसी फॉर्म में जब वो आता है तो फिर वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। जब वो मूव नहीं कर सकता, गार्ड सेल की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है, और गार्ड सेल रिक्वायर्ड जो उनकी टर्जिडिटी जितनी उनको रिक्वायर है वो वहाँ टर्जिड नहीं हो सकते, तो स्टोमेटा ओपन नहीं होते, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट इफेक्ट होता है, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइजेस, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन राइज होती है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास प्रेजेंट तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर्स में कन्वर्ट होती है, क्योंकि हमने डार्क रिएक्शन में यही पढ़ा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर आगे शुगर बना रही है, तो इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो ज़्यादा शुगर बन रही है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है।
इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अगर अब इसमें भी वही बात आ गई, अगर एक ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा, एक लिमिटेड रेंज से ज़्यादा हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अब इन्वायरमेंट में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, 0.03% से लेकर 0.04% तक इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर इससे ज़्यादा होती है तो स्टोमेटा अल्टीमेटली बंद हो जाते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है।